जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशन अड्डा पर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई ग्रुप दोनों ही वैकेंसी आ चुकी हैं। फॉर्म भी सभी ने भर दिया होगा। और बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की, तो 24 आपका जो जुलाई है आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो है तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर होगी। तो उसी तैयारी को देखते हुए आज हम ये वीडियो बनाए जा रहे हैं भारत की मिट्टी पर। और आपको पता ही होगा कि भारत की मिट्टियों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम में। तो इसको आप पूरा देखिएगा। क्या क्या मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट को, मैंने जहाँ से इसको उठाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है और हर एक पॉइंट इसका समझने वाला है। तो मैं उसको पढ़ूँगा और आपको केवल ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी यानी कि मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन वर्ष 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों का नियंत्रण लगाने के लिए किया गया। तो अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए CAZRI मतलब सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है, उच्चावश एवं जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब वो 8 वर्ग कौन से हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। प्रचुरता का अर्थ है बहुत ही अधिक मात्रा में, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहली बांगर, दूसरी खादर। बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बांगर मिट्टी को कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, अर्थात बांगर मिट्टी में जो है वो आपका केवल कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है। अगला पॉइंट है हमारा, यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इसे नियमित उर्वरक का मतलब है कि हमारी उर्वरता को बढ़ाने वाले उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि ये जो मिट्टी आपकी होती है इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। और अगला पॉइंट है, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। काली मिट्टी, चलिए काली मिट्टी देखते हैं। काली मिट्टी और हमारा काला स्केच। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। अगला पॉइंट है, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र,
गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। अब चलिए इन्हीं की यहीं पे आपको हम राजधानियाँ भी बता देते हैं ताकि अच्छे से आपको याद रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी कच्छ और मध्य प्रदेश की राजधानी आपका है भोपाल, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अगला पॉइंट देखते हैं भाई। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। तो काली मिट्टी का हमारा अगला पॉइंट है, काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा, काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे सतह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरम, रिपीट करते हैं हम इसको, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैली के विघटन एवं वियोजन से होता है। अगला पॉइंट है हमारा, लाल मिट्टी की सिलिका एवं आयरन की बहुलकता। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। अगला पॉइंट है हमारा, यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। चलिए और देख लेते हैं। लोहे के ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन में कि बताइए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको बताना है, लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। हमारा अगला पॉइंट है, लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। अगला है हमारा, ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त है, जबकि निम्न स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। इसका मतलब है उर्वरता विहीन यानी कि जिसमें फसल अच्छी ना हो, बंजर भूमि यानी कि जो सूखी साखी किसी काम की भूमि ना हो। तो हमारा अगला पॉइंट है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों में टूट फूट, चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। अगला पॉइंट है हमारा, लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इसका मतलब है लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लेटेराइट मिट्टी केरल, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, ये एक ही में है आपका, छोटा नागपुर, पठार, मेघालय तथा पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, लेटेराइट मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूजलीय लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलकता होती है। इस पॉइंट का मतलब है गहरी लाल मिट्टी, जो गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। हमारी अगली मिट्टी है विनीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट सॉयल। पॉइंट है हमारा, पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। अगला पॉइंट है हमारा, विनीय मिट्टी में जीवांश ह्यूमस की कमी होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इस पॉइंट का अर्थ है जो विनीय मिट्टी होती है
उसमें जीवांश और ह्यूमस की कमी होती है। इसकी उर्वरता शक्ति बहुत ही कम होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। विनी मिट्टी बागवानी फसलों जैसे चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अगली हमारी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, हमारी सबसे फेवरेट डिज़र्ट सॉयल, जो रेगिस्तान वाली होती है। मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी होती है जिसमें फास्फोरस सामान्यतः मात्रा में होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी रहती है। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा लवणी और क्षारीय मिट्टी। पहला है हमारा, ये मिट्टियाँ रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जानी जाती हैं। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। क्षारीय मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा, मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली मिट्टी है गीली या दलदली मिट्टी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें, गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। अगला पॉइंट है हमारा, गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट है हमारा, गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। अगला पॉइंट है, गीली मिट्टी में धान की फसल के लिए उत्तम होती है। मतलब जो गीली मिट्टी आपकी होती है वो धान की फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में होती है। अगला पॉइंट है हमारा, दलदली मिट्टी में जैविक तत्वों की अधिकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा, दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। यानी कि दलदली मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट मिट्टीज़, जिनमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। चाहे आप यूपीपी की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, या फिर आप लेखपाल की तैयारी करें, या फिर एयरफोर्स, अग्निवीर, अग्निपथ या किसी भी चीज़ की तैयारी करें, एक क्वेश्चन आने के कम से कम 99% चांस रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।